नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ एनटीए यूजीसी नेट शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता की पुस्तक केवीएस मदान की पुस्तक को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा आज लेसन नंबर 2 शोध अभिक्षमता यानी रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास फर्स्ट होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को शेयर करना आप लोग मत भूलिए, क्योंकि आप लोग अगर वीडियो को शेयर करते हैं तो ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सकेगा, ठीक है। और यूट्यूब पे दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि नेट का पेपर फर्स्ट जो होता है, हिंदी मीडियम में बहुत कम ही टीचर ऐसे हैं जो पढ़ाते हैं हिंदी में, ठीक है। कुछ ही चंद मात्र टीचर हैं, लेकिन इसलिए मैंने दोस्तों एक प्रयासरत करके एक पुस्तक को जो है ऑडियो के रूप में मैं खुद अपलोड किया हूँ, ठीक है, पढ़कर। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करिएगा ताकि और लोगों का भला हो सके। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड भाग 1। चलिए। और जिन लोगों को लगता है कि वीडियो में मैं बहुत स्लो बोलता हूं दोस्तों, तो प्लीज़ वो अपने यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इंट्रोडक्शन से पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन। भारत का अतीत ज्ञान से परिपूर्ण था और भारतीय संसार का नेतृत्व करते थे। मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है, लेकिन सार्थक जीवन क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जाए, इन सब बातों के अवबोधन को ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। सरल भाषा में ज्ञान के विस्तार को हम अनुसंधान या शोध कहते हैं। यह जीवन के किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। अनुसंधान के बिना ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं हो सकती है। आगे देखते हैं दोस्तों। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए सदैव परंपरागत तरीकों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। अनुसंधान हमें वास्तविकता के समीप लाने का निरंतर प्रयास करता है। अगर हम स्थूल स्तर यानी मैक्रो लेवल पर देखें, हम किसी महामारी का उपचार ढूंढना चाहते हैं, प्रदूषण कम करना चाहते हैं, मंगल ग्रह पर बस्ती बसाना चाहते हैं, शिक्षण प्रणाली में सुधार करना चाहते हैं, बाज़ार में कोई नया उत्पाद लेकर आना चाहते हैं। इन सब में सफल होने के लिए स्थूल स्तर पर अनुसंधान आवश्यक है। अगर सूक्ष्म स्तर पर देखें, कुछ छात्र स्मार्टफ़ोन खरीदना चाहते हैं और वह उसके लिए विभिन्न ब्रांडों की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। वह भी एक अनुसंधान ही है, चाहे उसके लिए हम अभिज्ञ होकर, मतलब अनकॉन्शियसली नहीं दोस्तों, कॉन्शियसली। अभिज्ञ मतलब कॉन्शियसली, अनभिज्ञ रहता तब अनकॉन्शियसली होता, ठीक है। कॉन्शियसली किसी अनुसंधान विधि का प्रयोग नहीं कर रहे होते हैं। आगे है दोस्तों। अनुसंधान समस्या निवारक होते हैं। मूलतः जब भी हमें किसी समस्या का सामना करना पड़ता है या कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हो, हम अनुसंधान करने के लिए प्रेरित होते हैं। फलतः हम अनुसंधान के कार्य में आगे बढ़ते हैं। किसी विशेष ज्ञान क्षेत्र में शोध समस्या का समाधान या जिज्ञासा की पूर्ति में किया गया कार्य उस विशेष ज्ञान क्षेत्र का विस्तार है। आगे दोस्तों, हम सामान्य जीवन में ज्ञान प्राप्ति के लिए 5 ज्ञान इंद्रियों, जिसमें आँख, नाक, कान,
जिह्वा और त्वचा यानी व्यक्तिगत अनुभव पर्सनल एक्सपीरियंस पर आश्रित होते हैं, परंतु इनकी अपनी एक सीमा है। इसमें व्यक्तिनिष्ठता यानी सब्जेक्टिविटी की संभावना अधिक रहती है। यह अनुभूति से भी संबंधित है। हम एक ही घटना को अलग अलग रूप से देखते हैं। आगे, वास्तविक तथ्यों, सिद्धांतों और अवधारणाओं से परिचित होना भी सामान्यतः ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ज्ञान प्राप्त करना एक सतत प्रयास है। अनुसंधान किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान के लिए महत्वपूर्ण है। आगे दोस्तों, अनुसंधान की डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा। अनुसंधान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ रिसर्च क्या है, आइए देखते हैं। अनुसंधान द्वारा हम नए तथ्यों को ढूंढ निकालते हैं। अनुसंधान शोध, गवेषणा, खोज, अन्वेषण, मीमांसा, अनुशीलन, परिशीलन, आलोचना, रिसर्च आदि नामों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सब एक ही चीज़ है दोस्तों। आगे देखते हैं, प्रयोग किया जाता है। आगे दोस्तों, अनुसंधान यानी रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, री एंड सर्च, अर्थात पुनः खोज या कुछ नया जानने संबंधित खोज। ये एक प्रकार से सही तथ्य प्राप्त करने के लिए अन्वेषण है। अनुसंधान विशेष कौशलों का एक संग्रह है। यह सोच का एक ढंग है और यह किसी विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं की गंभीर रूप से जांच करता है। आगे दोस्तों, एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी के अनुसार अनुसंधान विशेष रूप से नए तथ्यों की खोज के लिए की जाने वाली एक सावधानीपूर्ण जांच है। ठीक है दोस्तों, आगे है दोस्तों, जे.डब्ल्यू. क्रॉसवेल के अनुसार अनुसंधान किसी विषय के बारे में जानकारी को एकत्रित करने की, उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। आगे, यहाँ बहुत सारी परिभाषाएं दी जा सकती हैं। विभिन्न परिभाषाओं से एक सामान्य सहमति प्राप्त होती है कि अनुसंधान जांच की एक व्यवस्थित और विधिपूर्वक प्रक्रिया या विधिवत अन्वेषण है। अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है, इसलिए इस पर आधारित ज्ञान भी वस्तुपरक या वस्तुनिष्ठ होता है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत तथ्यों की व्याख्या करना, उनका वर्गीकरण एवं व्यवस्थित अवलोकन को समावेशित किया जाता है। अनुसंधान मूल रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, फिर चाहे विषय मौलिक विज्ञान जैसे कि भौतिकी, रसायन हो या फिर सामाजिक विज्ञान जैसे कि इतिहास, दर्शन शास्त्र आदि हो। ठीक है, आगे दोस्तों, अनुसंधान निश्चित सोपानों से युक्त एक ऐसी अच्छी तरह सोची समझी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समस्या विशेष के समाधान हेतु कुछ नवीन ज्ञान की प्राप्ति अथवा पुराने ज्ञान के आवश्यक संशोधन का मार्ग तय किया जाता है। आगे, मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं। शिक्षक होने के नाते आपके सामने अनुसंधान के योग्य क्या विषय या प्रश्न हो सकते हैं। पहला, ग्रामीण छात्रों की कौन सी विशिष्ट परिस्थितियां एवं समस्याएं होती हैं। नंबर 2, इन विशिष्ट परिस्थितियों के कौन से संभावित कारण हैं। तीसरा, किसी शिक्षण संस्थान की शिक्षा पद्धति से विद्यार्थियों के माता पिता कितने संतुष्ट हैं। चौथा, शिक्षण पद्धति में परिवर्तन से छात्रों की बौद्ध शक्ति पर क्या संभावित प्रभाव होगा। आगे दोस्तों, अनुसंधान के लिए अंतहीन प्रश्न एवं विषय हो सकते हैं।
आगे है दर्शन शास्त्र में ज्ञान एवं अनुसंधान से संबंधित कुछ रोचक बातें। नेट की परीक्षा में कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इससे अनुसंधान के बारे में भी कई तथ्य स्पष्ट होते हैं। यदि हम 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग, विशेषकर अंतिम 2 दशकों को सूचना का विस्फोट मानते हैं तो 21वीं शताब्दी के आरंभ को ज्ञान का विस्फोट कह सकते हैं। ज्ञान का अर्थ है सूचना। आगे देखते हैं। ज्ञान का अर्थ है सूचना, चिंतन एवं तर्क। हमारी सभ्यता में ज्ञान को बहुत उच्च स्थान दिया गया है। अस्तो मा सद्गम्य, तमसो मा ज्योतिर्गम्य। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ज्ञान का उद्देश्य अज्ञान को समाप्त करना है। ज्ञान बल है, ये संशय का नाशकारी है। यह मंथन पर आधारित है और विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। ज्ञान की उत्कट अभिलाषा अनेक आविष्कारकों को जन्म देती है। आगे हमारा साहित्य, महापुरुषों का जीवन, अध्यापक अनुभव, आत्मचिंतन, विज्ञान, कंप्यूटर स्वाध्याय आदि ज्ञान के विभिन्न स्रोत हैं। हम पिछले अध्याय में दर्शनवाद यानी दर्श का अर्थ है देखना के विभिन्न रूपों, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद तथा प्रयोगवाद आदि की चर्चा कर चुके हैं। आगे दोस्तों, दार्शनिक चक्र के विभिन्न अव्यय हैं विस्मय की भावना, संदेह, मीमांसा, चिंतन, तटस्थता है। आइए अब कुछ और बातों को जान लेते हैं। तत्वमीमांसा यह सत्य के स्वरूप की खोज है। यह अस्तित्व, समय, स्थान आदि का बोध है। ज्ञान मीमांसा देखते हैं। इसे रोचक शब्दों में ज्ञान का ज्ञान कहते हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, यह ज्ञान के स्रोत, प्रकृति, विषय क्षेत्र तथा ज्ञान प्राप्ति की विधियों के बारे में है। एपिस्टेमोलॉजी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम फ्रेडरिक फेरियर ने किया था। ज्ञान प्राप्ति के मार्ग। ज्ञान प्राप्ति के मुख्य 2 मार्ग हैं, तर्कवाद और अनुभववाद। पहला है तर्कवाद। इसमें यह माना गया है कि मस्तिष्क का इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। इसमें तर्क अनुभव से पहले आता है। यह निगमन से संबंधित है, जिसकी चर्चा अनुसंधान के प्रकारों के अंतर्गत की गई है। दूसरा दोस्तों अनुभववाद। इसमें इंद्रियों को मस्तिष्क से ऊपर माना गया है। इससे इंद्रियों द्वारा संसार से प्राप्त कच्चे आंकड़े मस्तिष्क तक जाते हैं। इसके बिना कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। ये आगमन से संबंधित है। आगे दोस्तों अनुसंधान रूप निदर्शन 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक विज्ञान जैसे कि भौतिकी, रसायन आदि एवं सामाजिक विज्ञान जैसे कि इतिहास, समाजशास्त्र आदि की अनुसंधान प्रक्रियाओं में अंतर होते हैं। पहला प्रत्यक्षवादी रूप निदर्शन। इसके अनुसार सामाजिक विज्ञान में शोध वैसे ही होना चाहिए जैसे कि प्राकृत विज्ञान में होता है। इसके अनुसार शोध यथासंभव संरचित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में अनुसंधान मात्रात्मक होना चाहिए। इसका वर्णन अनुसंधान के प्रकारों के अंतर्गत किया गया है। नियतिवाद का अर्थ है कि घटना अन्य परिस्थितियों की वजह
से घटित होती है, इसलिए भविष्यवाणी और नियंत्रण के उद्देश्यों से कारणीय संबंध को समझना आवश्यक है। नंबर 2, व्याख्यात्मक रूप निर्देशन। इसको अधिकतर गुणात्मक अनुसंधान से संबंधित माना जाता है। इसके अनुसार शोध प्रारूप लचीला होना चाहिए। गुणात्मक अनुसंधान की विस्तृत चर्चा अनुसंधान प्रकारों के अंतर्गत की गई है। नेट परीक्षा में वेस्टर्न हेन रूप निर्देशन पर प्रश्न पूछा गया, जो कि व्याख्यात्मक रूप निर्देशन जैसा है, समाजशास्त्र और मानवशास्त्र से संबंधित है। इसको मैक्स वेबर ने नामित किया है। प्राकृत विज्ञान में शोध, नेचुरल साइंस में शोध के लिए एरक्लारे शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागमन, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच इन रिसर्च। प्रत्यक्षवाद की स्थापना 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्ट कॉम्टे द्वारा की गई। तत्पश्चात फ्रांसिस बेकन, जॉन लोके, आइजैक न्यूटन और समकालीन विचारकों मोर्टिज सिल्क, अर्नस्ट मच, रुडोल्फ लैप द्वारा प्रत्यक्षवाद को दूसरों के बीच परिलक्षित किया गया। एनटीए नेट के छात्र एक बार इसी पृष्ठ पर वर्णित दर्शन शास्त्र को भी देख लें, जो कि शोध उपागम से संबंधित है। ऑगस्ट कॉम्टे ने कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी 1829, एलिमेंट्री ट्रीटीज ऑन एनालिटिक जियोमेट्री 1843, द फिलोसॉफिकल ट्रीटी ऑन पॉपुलर एस्ट्रोनॉमी 1844 और द डिस्कशन ऑन द पॉजिटिव स्पिरिट पर काम किया है। कॉम्टे ने भी इस शोध से संबंधित धर्मशास्त्र तुल्य चरण को 3 भागों में विभाजित किया। पहला जीववाद, दूसरा बहुदेववाद और तीसरा एकेश्वरवाद। ठीक है, आगे है, केवल वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को ही उपयुक्त, विश्वसनीय व प्रामाणिक माना जाता है। कॉम्टे ने मानवीय ज्ञान की प्रत्येक विषय शाखा को अपनी प्रौढ़ावस्था तक पहुँचाने के लिए 3 सोपानों से होकर गुजरना स्वीकार किया है। उसके अनुसार समाज का विकास मानव बुद्धि के द्वारा ही होता है और इसकी 3 अवस्थाएं हैं। पहला धर्म भीरु या मिथ्यापूर्ण अवस्था, दूसरा अधिभौतिक अवस्था, तीसरा वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवस्था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। बेकन ने प्रस्तावित किया कि दार्शनिकों को प्रकृति की सीमाओं यानी लिमिट्स ऑफ नेचर से परे भटकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हम हर स्थिति में प्रत्यक्ष रहें। सेंट साइमन ने अपने विज्ञान में मनुष्य के विज्ञान पर सकारात्मक शब्द को लागू किया, जो उन तथ्यों पर आधारित थे जिन्हें देखा और विश्लेषण किया गया है। इस प्रकार प्रत्यक्षवाद हमें बाह्य स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। प्रत्यक्षवाद एक साझा विश्व दृष्टिकोण है जो एक ही अनुशासन में मान्यताओं और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है और यह भी बताता है कि समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है। प्रत्यक्षवादी शब्द का कोई नकारात्मक अर्थ नहीं है। दर्शनशास्त्र में प्रत्यक्षवाद मुख्य रूप से इस विचार का पालन करता है कि अवलोकन यानी इंद्रियों और माप के माध्यम से प्राप्त तथ्यात्मक ज्ञान भरोसेमंद है। आगे प्रत्यक्षवाद
मात्रात्मक टिप्पणियों पर निर्भर करता है जो सांख्यिकीय विश्लेषणों को जन्म देते हैं। यहाँ शोधकर्ता की भूमिका एक प्रकार के उद्देश्य से डेटा संग्रह और व्याख्या तक सीमित है। वह अध्ययन का स्वतंत्र रूप है और अध्ययन के भीतर मानव हितों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। प्रत्यक्षवादी आमतौर पर कटौतीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हैं। एकाग्रता तथ्यों पर होती है। शोधकर्ता स्वतंत्र है, जिसका अर्थ है प्रतिभागियों के साथ न्यूनतम संपर्क बनाए न्यूनतम बनाए रखना, और शोध विशुद्ध रूप से उद्देश्यपूर्ण है और दुनिया बाहरी है, एक वास्तविकता है, एक संभावना के भीतर ज्ञान प्राप्त करने का योग्य प्रयास। आगे प्रत्यक्षवाद पर आधारित 5 मुख्य सिद्धांतों का निम्न प्रकार से वर्णन किया गया है। पहला, आइए देखते हैं उसको। पहला, विज्ञानों में जांच के तर्क में कोई अंतर नहीं है। दूसरा, व्याख्या करना और भविष्यवाणी करने का प्रयास। तीसरा, यहाँ प्रेरक तर्क मुख्य दृष्टिकोण है और परिकल्पना हाइपोथेसिस को प्रक्रिया के दौरान परीक्षण किया जाना है। नंबर 4, सामान्य ज्ञान जिसको विज्ञान से अलग रखा जाता है को शोध निष्कर्षों के प्रति पूर्वाग्रह रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। नंबर 5 दोस्तों, विज्ञान को मूल्य मुक्त माना जाता है, वैल्यू फ्री माना जाता है। आगे है प्रत्यक्षवाद से संबंधित अन्य पहलू जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है। पहला, ओंटोलॉजी यह सामाजिक वास्तविकता की प्रकृति है। वास्तविक बाहरी स्वतंत्र एक सच्ची वास्तविकता यानी सार्वभौमिकता, कणमय ग्रैनुलर वस्तुएं और आदेशित। दूसरा, एपिस्टेमोलॉजी क्या है देखते हैं। यह ज्ञान प्राप्ति का ढंग या पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति अवलोकन योग्य और औसत दर्जे के तथ्य कानून की तरह सामान्यीकरण करना, संख्याओं पर ध्यान, कारण और स्पष्टीकरण के रूप में योगदान। नंबर 3 दोस्तों, एक्सियोलॉजी यह नैतिकता और मूल्य प्रणाली से संबंधित है। मूल्य मुक्त शोधकर्ता का पूर्वाग्रह से मुक्त होना यानी शोध का तटस्थ और स्वतंत्र होना। नंबर 4 दोस्तों, कार्य प्रणाली या शोध पद्धति, रिसर्च मैथोडोलॉजी यह एक ऐसा प्रतिमान है जो हमें कुछ प्रश्न पूछने और व्यवस्थित जांच के लिए उचित दृष्टिकोण का उपयोग करने की ओर ले जाता है। हमें दुनिया का अध्ययन कैसे करना चाहिए। विशेष रूप से प्रत्यक्षवाद विज्ञान में निम्नलिखित पहलुओं पर निर्भर करता है। पहला, विज्ञान नियतात्मक है, संबंधों का कारण और प्रभाव। दूसरा, विज्ञान यांत्रिकी है, शोधकर्ता विशिष्ट अनुसंधान विधियों के आवेदन के माध्यम से सिद्ध या अव्यवस्थित होने के लिए परिकल्पना विकसित करते हैं। नंबर 3, विज्ञान विधियों का उपयोग करता है, प्रतिदर्श का चयन, उसका माप, विश्लेषण और परिकल्पना के बारे में निष्कर्ष तक पहुंचना। नंबर 4, विज्ञान अनुभववाद से संबंधित है। विज्ञान का मूल्यांकन उद्देश्य की तुलना के रूप में किया जाता है, ये देखा या मापा जाता है। आगे दोस्तों, प्रत्यक्षवाद की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ पॉजिटिविज्म। पहला, प्रत्यक्षवाद ज्ञान के
एक वैध स्रोत के रूप में अनुभव पर निर्भर करता है। दूसरा, प्रत्यक्षवाद मानता है कि सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को व्यक्तियों या व्यक्तियों के बीच संबंधों के कार्यों की एक निश्चित विभिन्नता के रूप में माना जा सकता है। नंबर 3, व्यावसायिक शोध यानी बिजनेस स्टडीज़ जैसे अध्ययनों में प्रत्यक्षवाद को अपनाने पर इसकी आलोचना भी की जा सकती है। नंबर 4, कभी-कभी प्रत्यक्षवाद तत्वमीमांसा की अस्वीकृति है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें माना जाता है कि ज्ञान का लक्ष्य केवल उस घटनाओं का वर्णन करना है जो हम अनुभव करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रत्यक्षवाद, पोस्ट पॉजिटिविस्ट। प्रत्यक्षवाद के प्रचलन के बाद कॉलिन्स के अनुसार हम 4 समाजशास्त्रीय परंपराओं का निम्न भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला, संघर्ष की परंपरा। समाज स्वाभाविक रूप से संघर्षपूर्ण है। ठीक है, ट्रेडिशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा, उपयोगितावादी तर्कवादी परंपरा। मनुष्य तर्क संगत है। उपयोगितावादी तर्कवादी परंपरा में मनुष्य तर्क संगत है। तीसरा, समग्र परंपरा। इसको दुर्खेइमा है। ठीक है। नंबर 4, सूक्ष्म अंतःक्रिया का सूक्ष्म संबंधित स्तर पर विश्लेषण किया जाना चाहिए। आगे दोस्तों, इसके अनुसार प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत भी कुछ बदल जाते हैं। उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण पद्धतिगत बहुलवाद का समर्थन करता है। यह इसका धारणा पर आधारित है कि किसी विशेष अध्ययन में लागू की जाने वाली विधि का चयन शोध प्रश्न के आधार पर किया जाना चाहिए। यहाँ पर वर्णित अनुसंधान एक उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण अपना लेता है। ऐसी स्थिति में व्याख्यात्मक शोध को 2 प्रकार से लागू किया जाता है। पहला प्रत्यक्षवादी अध्ययन से पहले आयोजित एंड यूजर कंप्यूटिंग के एक खोजपूर्ण अध्ययन में। दूसरा, प्रत्यक्षवादी अध्ययन के साथ समवर्ती उपयोगकर्ता खोज व्यवहार के अध्ययन में। आगे यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रत्यक्षवाद का प्रत्यक्षवाद से काफ़ी संबंध है, लेकिन सामाजिक विज्ञान में किए जा रहे अधिकांश शोध दृष्टिकोण और अभ्यास आज उत्तर प्रत्यक्षवाद में ज़्यादा फिट हो रहे हैं। आगे है 21वीं सदी की शुरुआत के साथ शोध का ध्यान वास्तविकता से अधिक विवेचनात्मक या सूक्ष्मात्मक वास्तविकता में स्थानांतरित हो गया। भौतिक विज्ञानी वर्नर हाइजेनबर्ग और निल्स बोह ने इस पर ध्यान केंद्रित किया। बलपूर्वक निश्चितता से संभाव्यता प्रोबेबिलिटी पर अधिक बल दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अब वैज्ञानिक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया था जो ज्ञान का निर्माण करता है। वह प्रकृति के नियमों का चाहे जितनी ईमानदारी से पालन करे, शोध के परिणाम ना तो पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण होते हैं, ना ही निश्चित रूप से निश्चित हैं। इसलिए अब तार्किक प्रत्यक्षवाद के कम सख्त रूप का वर्णन करता है। अनुभववादी तार्किक इस विचार का समर्थन करते हैं। 1,00,000 सफ़ेद हंस यह प्रमाणित नहीं कर सकते हैं कि सभी हंस सफ़ेद हैं, लेकिन एक काला हंस इस विवाद का खंडन कर सकता है। आगे दोस्तों, गंभीर
गंभीर यथार्थवाद मानता है कि टिप्पणियों में त्रुटि हो सकती है और सिद्धांतों को संशोधित किया जा सकता है। वास्तविक को निश्चितता के साथ नहीं जाना जा सकता है। आगे दोस्तों, अनुसंधान के महत्वपूर्ण उद्देश्य, इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में उच्च शिक्षा की सहज उपलब्धता और उच्च शिक्षा संसाधनों को शोध से अनिवार्य रूप से जोड़ने की नीति ने शोध की महत्ता को बढ़ा दिया है। आज शैक्षिक शोध का क्षेत्र विस्तृत और सघन हुआ है। अनुसंधान के एक या एकाधिक उद्देश्य हो सकते हैं। आइए देखते हैं उद्देश्य हो सकते हैं। पहला नंबर, किसी नई घटना से परिचित होना या किसी क्षेत्र में नई अंतर्दृष्टि का विकास करना। दूसरा, वर्तमान ज्ञान का संश्लेषण एवं समीक्षा करना। तीसरा, वर्तमान परिस्थितियों की जांच करना एवं समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करना। नंबर 4, सामान्य मुद्दों का विश्लेषण एवं अन्वेषण करना। नंबर 5, एक नई प्रक्रिया या प्रणाली का सृजन करना। ठीक है। आगे दोस्तों, शिक्षा की नई नई शाखाओं का जन्म वस्तुतः इसी ज्ञान विस्तार की स्वाभाविक परिणति है। पत्रकारिता, लोक प्रशासन, प्रबंधन आदि कुछ ऐसे विषय हैं जो कार्य क्षेत्र की ज़रूरतों के आधार पर विकसित हुए हैं। शोधात्मक गतिविधियों से न केवल विषयों का विस्तार या समृद्धि होती है, आगे वरन यानी बल्कि नए नए शैक्षिक अनुशासनों का उद्भव होता है जो अपने विषय क्षेत्र की विशेषज्ञता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैश्वीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार ने पूरी दुनिया के ज्ञान तंत्र की सीमाओं को खोल दिया है। इससे प्रत्येक अध्ययन का विषय स्वयं को समृद्ध करने की स्थिति में है। इस वातावरण में शोध के माध्यम से प्रत्येक शैक्षिक अनुशासन परस्पर संवाद की प्रक्रिया में है। फलतः अंतरानुशासनात्मक अनुसंधान का महत्व बढ़ता है। इससे विभिन्न शैक्षिक विषयों का परस्पर आदान प्रदान संभव हुआ है। आगे दोस्तों, पाश्चात्य शोध परंपरा विशेषज्ञता आधारित है। ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ता हुआ शोधार्थी अपने विषय क्षेत्र में विशेषज्ञता और पुनः अति विशेषज्ञता प्राप्त करने हेतु प्रयासरत रहता है। आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अनुसंधान की विशेषताएं। आइए देख लेते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि अनुसंधान वैज्ञानिक विधि या दृष्टिकोण है, इसलिए विज्ञान की परिभाषा के अनुरूप अनुसंधान का भी पूर्वाग्रहों, पूर्व धारणाओं और व्यक्तिपरक होने जैसी त्रुटियों से मुक्त रहना आवश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी अनुसंधान प्रक्रिया में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला पॉइंट, वस्तुनिष्ठता। यह अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, बाकी गुण इससे संबंधित है। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठता को समझ ले। यह घटनाओं या वस्तुओं को बिना किसी पूर्वाग्रह या भेदभाव के देखना है। शोधकर्ता का पूर्वाग्रह से मुक्त होना आवश्यक है। वह दूसरों के विचारों का सामना करे, परंतु साक्ष्यों के भली भांति परीक्षण और सत्यापन के बाद अनुसंधान प्रक्रिया एवं इसके परिणाम शोधकर्ता की स्वयं की उपस्थिति, व्यवहार और दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं होने चाहिए। आगे, यह उद्देश्य सामाजिक विषयों में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।
उदाहरणतः यदि एक शहरी मूल का व्यक्ति किसी ग्रामीण विषय पर शोध कर रहा है तो अतीत में उसका किसी ग्रामीण व्यक्ति के साथ अच्छा या बुरा अनुभव उस शोध को प्रभावित ना करे। पूर्वाग्रह से बचने के लिए अनुसंधान विधियों की गंभीर जांच आवश्यक है। मान लीजिए कोई शोधकर्ता ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर के बारे में तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हो। यदि वह इस पूर्वाग्रह को मन में रख कर चले कि सभी ग्रामीण लोग पढ़ना लिखना ही नहीं चाहते या सभी शहरी लोग बहुत शिक्षित हैं, तो उससे उसका पूरा शोध प्रभावित हो सकता है। दूसरा पॉइंट विश्वसनीयता यानी रिलिएबिलिटी। आगे अनुसंधान के संदर्भ में विश्वसनीयता, स्थिरता, सत्यापनशीलता सह संबंधित विशेषताएं हैं। विश्वसनीयता को हम स्थिरता भी कह सकते हैं। यथासंभव शोध स्थिर परिणाम प्रस्तुत करें। मान लीजिए कि किसी शोधकर्ता ने दिल्ली के छात्रों के परीक्षा परिणामों पर सोशल मीडिया का प्रभाव जानने के लिए शोध किया और किसी निष्कर्ष पर पहुंचा। यदि कुछ अंतराल पर समान स्थितियों में शोध प्रक्रिया को दोहराने के बाद परिणाम पहले से बिल्कुल भिन्न आते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि शोध प्रक्रिया विश्वसनीय नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ त्रुटि रह गई है। विश्वसनीयता गुणांक को हम संकल्प का गुणांक भी कहते हैं। विश्वसनीयता को सत्यापनशीलता या पुनरावृत्ति भी कहा जाता है। आगे दोस्तों, कुछ अलग संदर्भ में विश्वसनीयता को आंग्ल भाषा में क्रेडिबिलिटी कहते हैं, जिसके अनुसार शोध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अच्छे स्रोत और सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं का प्रयोग होना चाहिए। प्राथमिक और गौड़ आंकड़ों के बीच में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। सटीक स्रोत अनुसंधान की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं और त्रुटिपूर्ण स्रोत इसकी विश्वसनीयता को कम करते हैं। प्राथमिक और गौड़ आंकड़ों का वर्णन आगे किया गया है। आगे नंबर 3 दोस्तों, निश्चयात्मकता। यह विधि की प्रक्रिया और परिणाम दोनों पर ही लागू होता है। यहाँ सूचनाओं अथवा प्रदत्तों के नियोजन, संकलन, परीक्षण इत्यादि सभी चरणों में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, नंबर 4 वैधता रखा जाना चाहिए। वैधता यह भी विश्वसनीयता से संबंधित है। वैधता का अर्थ है कि अनुसंधान किसी भी वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित त्रुटि से मुक्त होना चाहिए। अनुसंधान के संदर्भ में वैधता मुख्य रूप से प्रक्रियाओं, अनुसंधान उपकरणों, परीक्षण आदि की यथार्थता से संबंधित है। इसको सुनिश्चित करने का अर्थ है कि अनुसंधान सही दिशा में अग्रसर है। शोध में वैधता का होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि शोध में हम समय, धन और अन्य स्रोतों का निवेश करते हैं। आगे, हर समाज में पारिभाषिक शब्दों के अलग मायने हो सकते हैं। मान लीजिए कि शोध का विषय गांवों में गरीबी का विस्तार जानना है। हमें यहाँ गरीबी को स्थानीय मानकों के अनुसार परिभाषित करना पड़ेगा। आमदनी, संपत्ति आदि। भारतीय परिस्थितियों में जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के गरीबी मानकों को लागू करना उपयुक्त नहीं होगा।
साधारणतया वैधता को विश्वसनीयता की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। अनुसंधान के लिए ज़रूरी है कि अवधारणाओं को यथासंभव सही ढंग से परिभाषित किया जाए ताकि उनके मापन के दौरान कोई त्रुटि ना रह जाए। आगे विभिन्न प्रकारों की वैधता का निम्नलिखित रूपों में वर्णन किया गया है। पहला, आंतरिक वैधता, इंटरनल वैलिडिटी। उच्च आंतरिक वैधता को सुनिश्चित करने का अर्थ दो या अधिक चरों के बीच बेहतर करणीय संबंध बेहतर करणीय संबंध स्थापित करना। आंतरिक वैधता प्रयोगशाला में प्रयोगों के बारे में ज़्यादा सत्य है, जहां कारण और प्रभाव संबंध अधिक स्पष्ट रूप से स्थापित होता है। नंबर 2, बाह्य वैधता, एक्सटर्नल वैलिडिटी। इसका संबंध अध्ययन को प्रभावित करने वाले बाहरी कारकों को नियंत्रित करने से है। उदाहरण के लिए, सामाजिक विज्ञान सर्वेक्षण में एक प्रतिवादी की प्रक्रिया को एक गैर भागीदार प्रेक्षक नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर की उपस्थिति मात्र प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, किसी विद्यालय में शिक्षक की प्रभावशीलता को जानने के लिए शोध किया जा रहा है। विद्यार्थी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हों तो उस दौरान शिक्षक की मौजूदगी उसकी प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकती है और उससे शोध के परिणाम भी प्रभावित होंगे। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि संभवतः छात्रों के मन में उस शिक्षक के प्रति भय हो। आगे है, शोध में आंतरिक वैधता को विश्वसनीयता और बाह्य वैधता को समानीकरण जनरलाइजेबिलिटी से जोड़ा जाता है। आगे दोस्तों नंबर सी, शुद्धता या यथार्थता, एक्यूरेसी। इसका वैधता से निकट संबंध है। यह वह विशेषता है जिसके अंतर्गत शोध प्रक्रियाएं, शोध उपकरण और साधन एक दूसरे से पूर्ण रूप से संबंधित होने चाहिए। शुद्धता को तभी मापा जा सकता है यदि अनुसंधान साधनों का यथासंभव उचित ढंग से चयन किया गया हो। शोध प्रक्रिया के हर चरण का कड़ा परीक्षण किया जाना चाहिए। नंबर डी दोस्तों, सामान्यीकरण सिद्धांत स्थापित करना हर शोध का मूल उद्देश्य होना चाहिए। शोध के इस लक्षण को 2 स्तरों पर वर्णित किया जा सकता है। पहला दोस्तों, सामान्यतः शोध समष्टि के छोटे से भाग पर किया जाता है जिसे प्रतिदर्श कहा जाता है, पर इसके निष्कर्षों को समष्टि पर लागू माना जाता है। दूसरा, शोध प्रक्रिया के निष्कर्षों के बाद एक विकसित अवधारणा को सभी समान स्थितियों में सत्य माना जाता है। दोस्तों अभी हम यहाँ स्टॉप होते हैं क्योंकि अजान हो रहा है, तो 2 मिनट उनके सम्मान में रुक जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अजान पूर्ण हुआ, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। सत्य माना जाता है। आगे, भौतिकी, रसायन जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में सामान्यीकरण करना सरल होता है। उदाहरण के लिए, न्यूटन केपलर के सिद्धांत की सत्यापितता स्थापित हो चुकी है, वे सब जगह लागू होते हैं। सामाजिक विज्ञान के विषयों जैसे कि दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास आदि में पूर्ण रूप से सामान्यीकरण करने की संभावना कम होती है, क्योंकि यहाँ शोध की इकाई मानव व्यवहार है जो कि निरंतर परिवर्तनशील है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। नंबर 5, अनुभवात्मक
अनुसंधान एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। अनुसंधान वास्तविक स्थिति के एक या अधिक पहलुओं पर होता है, तथा प्रत्यक्ष अनुभवों या शोधकर्ता द्वारा किए गए अवलोकन पर आधारित है। नंबर 6, कार्य कारण संबंध की महत्ता, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों। कार्य कारण संबंध की महत्ता में विज्ञान यह कल्पना करके चलता है कि वर्तमान में जो घट रहा है उसके पीछे कुछ कारण विद्यमान है और भविष्य में भी जो होगा उसके पीछे भी कुछ कारण रहेंगे, ठीक है। आगे दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। नंबर 7, अनुसंधान चक्रीय होता है, ठीक है। रिसर्च इज सर्कुलर, शोध एक चक्रीय प्रक्रिया है क्योंकि यह एक समस्या के साथ शुरू होता है एवं समस्या के साथ ही समाप्त भी। हम एक समस्या का समाधान ढूंढते हैं लेकिन तब तक उससे संबंधित कोई और समस्या सामने आ जाती है, फिर शोध द्वारा उसका निदान किया जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। मानव सभ्यता का विकास भी इन सतत प्रयासों पर निर्भर करता है। नंबर 8 दोस्तों, तार्किक, लॉजिकल। इसका तात्पर्य है कि अनुसंधान तार्किक विचार के नियमों द्वारा निर्देशित है। अनुसंधान के क्षेत्र में आगमन एवं निगमन का बहुत महत्व है, जिसका अनुसंधान के प्रकारों के अंतर्गत विस्तृत वर्णन किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अब यहीं पर हम लोग रोक देते हैं, ठीक है। 46 मिनट हो गया अब, क्योंकि ये टॉपिक जो है दोस्तों अनुसंधान के प्रकार, ये थोड़ा विस्तृत है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट के वीडियो में दोस्तों हमारा अनुसंधान के प्रकार रहेगा, टाइप्स ऑफ रिसर्च हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और शेयर करना दोस्तों आप लोग मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए दोस्तों, खूब बढ़ते रहिए। बाय बाय दोस्तों, लव यू।